क्या आप थर्मल स्टेबिलिटी को ऐसा टॉपिक बनाना चाहते हैं कि इसके सारे सवाल हो जाएं? अगला 5 मिनट दे दीजिए। थर्मल स्टेबिलिटी के दुनिया के कोई भी सवाल, चाहे आप जेई की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो या नीट की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आपके सारे सवाल होंगे। और ये जेई का भी फेवरेट है, नीट का भी फेवरेट है। समझते हैं एक्चुअली थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है प्यारे दोस्त। थर्मल स्टेबिलिटी, हीट देने के बावजूद स्टेबिलिटी, मतलब हीट देने के बाद भी ना टूटे, वो थर्मल स्टेबल है। और हीट देने पे जो टूट जाए वो थर्मली अनस्टेबल है। हमें पढ़ना है हीट देने के बाद जो ना टूटे, इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांग हो, तभी तो हीट देने के बाद नहीं टूटेगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, तो देखिएगा क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। थर्मल स्टेबिलिटी दो तरह के कंपाउंड में पूछे जाते हैं, एक तो कोवलेंट कंपाउंड, एक तो आयनिक कंपाउंड। आपको तो पहले यह पहचानना आना चाहिए कि कोवलेंट कौन है, आयनिक कौन है। अगर अपना बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, अगर अपना बॉन्ड नॉन मेटल के बीच का होगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और अगर अपना बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड हो, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड हो, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है, अब हमें यही समझना है कि मेटल के बॉन्ड और आयनिक के और जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर की कैसे हम थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ही ज्यादा मोर थर्मल स्टेबल, अगर कोवलेंट बॉन्ड हो तो। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे। और आयनिक में दो केस आता है। आयनिक में वी हैव टू केस, ठीक है ना। आयनिक में हमारे पास दो केस होता है कि जो आयनिक कंपाउंड का एनायन होगा, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, केटायन और एनायन से ही तो मिलकर बनता है। हो सकता है जो एनायन हो वो मोनोएटॉमिक हो, सच एज सल्फर -2। ये देखो केवल एक सल्फर है। ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन है, मोनोएटॉमिक है, H-। बात समझ में आ रहा है? यस। N-3, F-, ये सारे मोनोएटॉमिक के केस हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए पॉलीएटॉमिक आयन आ जाए, जैसे मान लीजिए बेटा SO4, ये देखो एक साथ 3 4 5 एटम है, 4 ऑक्सीजन और एक पॉलीएटॉमिक हो गया। SO3 -2, CO3 -2, NO3 PO4 -3, N3 देखो तीन नाइट्रोजन है। समझ में आ रहा है? जैसे परऑक्साइड वाला O2 -2, 2 ऑक्सीजन है। तो पॉलीएटॉमिक आयन और आपको मोनोएटॉमिक आयन, आप मोनोएटॉमिक आयन के एनायन के ये देख सकते हैं, एनायन, मोनोएटॉमिक एनायन। तो ये सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एक एक सिंगल एटम है। हो सकता है वो पॉलीएटॉमिक आयन है, कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, सल्फाइट हो, NO2 हो, NO3 हो, HCO3- हो, PO4 -3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो मोनोएटॉमिक है तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अगर वो मोनोएटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अच्छा, लैटिस एनर्जी कैसे होता है? चार्ज अपॉन साइज। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। तो मोटे मोटे तौर पे बोल दूं, अगर मोनोएटॉमिक आयनिक है, मोनोएटॉमिक एनायन है, तो थर्मल स्टेबिलिटी चार्ज अपॉन साइज। पहले देखेंगे चार्ज, फिर देखेंगे साइज। चलो, अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। चलिए, अब मैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन की बात पहले कर लेता हूं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। कोवलेंट होगा तो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आयनिक होगा मोनोएटॉमिक के साथ तो चार्ज अपॉन साइज देखना है। अगर आयनिक होगा वो भी पॉलीएटॉमिक आयन के साथ तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब देखना, ये जो आपका पोलराइजेशन है ना, देखो यही तो केस है। अगर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड हुआ तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अगर मोनोएटॉमिक आयनिक हुआ तो बेटा चार्ज अपॉन साइज। अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक हो गया वो भी आयनिक के अंदर, तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन कैसे होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है ना, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन की बात कर रहे हैं तो चार्ज ऑफ एनाइन होगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हो साइज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर आप ऐसे देख सकते हो साइज ऑफ केटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोटे मोटे तौर पे अब मैं आपको क्रिस्प बता रहा हूं। अगर आपको कोवलेंट कंपाउंड है तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अगर आपके पास मोनोएटॉमिक एनायन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पहले चार्ज देखेंगे। पॉलीएटॉमिक एनायन हो गया तो सीधा सीधा आप बोल दीजिएगा थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। बस इससे सवाल हो जाएगा। एक एक करके मैं सवाल पहले आपको बताता हूं, एक एक करके मैं पहले सवाल बताता हूं। जैसे ये आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसके बाद ये वाले करने वाले हैं, इसके बाद ये वाले करने वाले हैं, तो बी रेडी। ठीक है बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी का अपने को ऑर्डर बताना है। ठीक है ना, अपने को क्या बताना है? थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करना है। पहले तो ये पहचानो कि ये कोवलेंट है कि आयनिक है।
तो ये देखने में पता चला कि ये सर ये तो कोवलेंट है। कैसे सर? हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। कहने का मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है। दैट मींस ये सारे जो हैं बेटा ये कोवलेंट हैं। अच्छा, अगर कोवलेंट होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है क्या? यस। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी कैसे देखते हो? जितना लेस साइज, जितना छोटा साइज उतना ही ओवरलैप अच्छा, ओवरलैप गुड, और ओवरलैप अच्छा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। क्लियर क्या? देखिएगा बेटा, ये देखो HF का ओवरलैप अच्छा है। क्यों? फ्लोरीन का साइज छोटा, हाइड्रोजन का भी साइज छोटा, छोटू छोटू मिल गए, बहुत मस्त, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली नाइट्रोजन का साइज छोटा, हाइड्रोजन का भी साइज छोटा, छोटू छोटू मिल गए बेटा, यहां पे मस्त ओवरलैप हुआ, बहुत अच्छा गले मिले हैं। कहने का मतलब है सर F2Cl2 Br2I2 में थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। अगर आपने हेलोजन फैमिली पढ़ा हुआ है तो हेलोजन फैमिली में ये ऑर्डर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, Cl2 सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, फिर Br2 होता है, फिर तीसरे नंबर पे F2 आता है, फिर आपके पास I2 आता है। क्यों? क्योंकि F2 के अंदर क्या होता है? रिपल्सन लग रहा होता है, किसका? लोन पेयर का। ठीक है, तो आपको ये भी ऑर्डर पता चल गया, ये भी ऑर्डर पता चल गया, ये भी ऑर्डर पता चल गया बेटा। BF3 BCl3 BBr3 BI3। सर बोरोन भी छोटा, फ्लोरीन भी छोटा, ओवरलैप अच्छा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी अच्छा। बेटा CH4 SiH4 JH4, सर कार्बन भी छोटा, हाइड्रोजन भी छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। यहां पे आओगे तो आपको हो सकता है, आपको मन कर रहा हो कि सर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो मन कर रहा हो कि फ्लोरीन का साइज तो सबसे छोटा है, क्योंकि पीरियड में साइज सबसे छोटा होता है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ये थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन वीटी सर है, थोड़ा तो अलग होगा। आइए सुनिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। यार ये बॉन्ड तब कंपेयर कर, देखो यहां पे चार, यहां भी एक बॉन्ड, यहां भी एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक एक बॉन्ड सब में है, एक तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, चार बॉन्ड, चार बॉन्ड, चार बॉन्ड। लेकिन यहां पे बेटा चार बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है बेटा। तो यहां पे आपको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। सुनिएगा बेटा, सर यहां पे CH4 में आपके पास चार बॉन्ड है, NH3 में यू हैव तीन बॉन्ड, सर वाटर के अंदर यू हैव टू बॉन्ड्स, और HF के अंदर यू हैव ओनली वन बॉन्ड। तो प्यारे दोस्त, चार बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना यार, और एक बॉन्ड वीक होगा ना। यहां पे चार सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे तीन सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो चार सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। ग्रेफाइट और डायमंड की बात करिए तो बेटा डायमंड में चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के, और ग्रेफाइट की पूछेगा तो तीन सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन का। तो चार सिग्मा स्ट्रांग हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। बोलो हां, समझ में आया? तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे पहले पहचानिए कि ये कोवलेंट है क्या। अरे नहीं बेटा, एस ब्लॉक आ गया। एस ब्लॉक आने का मतलब मेटल आ गया, मेटल का मतलब भाई साहब आयनिक होगा। तो चलिए आयनिक हो गया। अब हमें आयनिक में यह पता करना है कि मोनो एटॉमिक एनायन है या पॉली एटॉमिक एनायन है। भाई साहब इसमें तो H माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस, मतलब सारे आपको यहां पे मोनो एटॉमिक दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, आयनिक के अंदर आपके पास बेटा मोनो एटॉमिक एनायन है। आयनिक और मोनो एटॉमिक एनायन में कुछ तो सोचा, लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। बेटा देखिएगा सर, यहां तो +1 -1 +1 -1 +1, चार्ज तो सेम है, तो साइज का अब देखिएगा सर, हाइड्रोजन सेम है, तो जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। देखो ना, सबसे छोटा साइज है, सबसे बड़ा साइज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्त, यहां तो Cl सब में कॉमन है, तो जितना छोटा साइज उतना चार्ज तो सब में सेम है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा चार्ज तो अभी भी +2 और -1 है, तो चार्ज तो सेम है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो प्यारे दोस्त आपका ऑर्डर ये आ जाएगा कि छोटा साइज ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, लैटिस थर्मल स्टेबिलिटी। उसी तरह बेटा ये एल्युमिनियम +3 में है, मैग्नीशियम +2 में है, और यहां पे क्या है, Li+ और F-1 में है। तो बेटा चार्ज मत भूलना, ऐसा नहीं कि हर जगह साइज देखना है, पहले चार्ज देखना है, अगर चार्ज सेम हुआ तो फिर साइज आना है। अब साइज बताइए सर, साइज सबसे छोटा, लैटिस एनर्जी इसका ज्यादा।
और इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। और साइज कैसे देखा सर? साइज ऑफ द केटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चलो बीओ, एमजीओ, सीएओ, एसआरओ, बीओ, बेटा चार्ज तो सब में सेम है सर, साइज देख लीजिए, साइज छोटा, थर्मल स्टेबिलिटी बड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों नीचे आ जाइए सर, ऑक्सीजन सब में सेम है, तो इसका मतलब लिथियम के साइज पे डिपेंड कर जाएगा, साइज छोटा हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत आ रहा है क्या थर्मल स्टेबिलिटी में? अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो एग्जाम के क्वेश्चंस यूं हवा कर देते हैं बेटा, लिथियम से सोडियम तक, या ये वाला ऑर्डर अब आंख बंद करके आप बॉन्ड मार सकते हो। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। सर ये मुझे, ये देखो एस ब्लॉक मिल गया, अगर एस ब्लॉक मिल जाए तो समझ जाना आयनिक है। तो चलो बेटा ये आयनिक है, मेटल आ गया। और आयनिक के अंदर ये देखो कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, I3 तीन है, पॉलीएटॉमिक हो गया, O2 दो ऑक्सीजन है, नाइट्रेट पॉली, मतलब आयनिक के अंदर ये पॉलीएटॉमिक एनाइन है बेटा। आयनिक के अंदर एनाइन तो है बट पॉलीएटॉमिक एनाइन है। अच्छा तो पॉलीएटॉमिक एनाइन में थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? पॉलीएटॉमिक एनाइन में ये आयनिक था और उसके अंदर पॉलीएटॉमिक एनाइन था। पॉलीएटॉमिक एनाइन में थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पोलराइजेशन, 1 अपॉन पोलराइजेशन, ठीक है। और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटाइन, ठीक है ना। अगर इस पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द केटाइन तो क्या मैं लिख सकता हूं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटाइन, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये ऑलरेडी इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल है, पोलराइजेशन और साइज भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ केटाइन की बात कर रहा हूं, यस, ठीक है। एंड थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन आल्सो, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, यस, साइज ऑफ एनाइन के इनवर्स प्रोपोर्शनल। वैसे ये जरूरत नहीं पड़ता आपको बट फिर भी देख लीजिए। आइएगा सर, वहां देखिए एनाइन तो सब में सेम है, इसका मतलब केटाइन वेरी कर रहा है, तो साइज ऑफ द केटाइन से देख लीजिए, जितना ज्यादा केटाइन का साइज उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा केटाइन का साइज उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। गो डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बेटा जितना ज्यादा केटाइन का साइज उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, देख लो, जितना ज्यादा केटाइन का साइज उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, देख लो, जितना ज्यादा केटाइन का साइज उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, देख लो। सिमिलरली जितना ज्यादा केटाइन का साइज उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, देख लो। इसके बाहर एग्जाम में कभी प्रीवियस ईयर आया ही नहीं है, इसके बाहर एग्जाम में आता भी नहीं है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे थे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा सब लोगों के साथ स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर देना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है विशाल तिवारी _VT सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। लेट्स मेक अ ग्रेटेस्ट इंडिया ऑफ ऑल, वर्ल्ड में सबसे बड़ा अपना देश होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आप मेहनत करते रहें, अच्छा डॉक्टर बने और इस देश को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।